गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो नए आने वाले 12th के विद्यार्थी हों या पुराने जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो भी एक बार दोबारा से इन लेसन को रिवीजन में समझ लें, ताकि उनको और आगे जो टाइम मिला है रिवीजन करने का, उसमें वो आसानी से जो है वो इसको याद कर सकें। फर्स्ट लेसन है, इसमें लेसन है, नाम है प्रबंध, और प्रबंध का परिचय दे रखा है इसमें। प्रबंध का महत्व क्या है, उसका नेचर यानी प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हमने ये देखा है कि आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट से संबंधित बात करें, यानी प्रबंध से संबंधित बात करें, तो आज हर क्षेत्र में प्रबंध का महत्व बढ़ता जा रहा है। पुराने समय में प्रबंध एक सीमित क्षेत्र था कि आपने किसी भी क्षेत्र का प्रबंध कर लिया तो आप उसमें जो है कार्य को बार बार करके एक्सपर्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल हर क्षेत्र में प्रबंध का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। और प्रबंध का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण जो है, हम क्योंकि बिजनेस क्षेत्र से संबंधित चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में वापस कोरोना जो है वो अपनी स्पीड से वापस आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हमने मैनेजमेंट किए, चाहे वो हॉस्पिटल से संबंधित मैनेजमेंट था, चाहे डॉक्टर्स से संबंधित मैनेजमेंट था, चाहे वो आपके वैक्सीन से संबंधित मैनेजमेंट था, चाहे वो दवाइयों से संबंधित मैनेजमेंट था, वो सारी चीजें मैनेजमेंट के द्वारा ही पूरे देश में सप्लाई की जा रही हैं, या पूरे देश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो जो भी एक्टिविटीज की जा रही हैं वो सारी मैनेजमेंट कहलाती हैं, यानी प्रबंध कहलाती हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि सबसे पहले कि प्रबंध का अर्थ क्या है, यानी प्रबंध कहते किसे हैं। तो प्रबंध का अर्थ है, प्रबंध निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन और नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। यानी प्रबंध जो होता है वो किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई ना कोई प्री निर्धारित लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध की क्रियाएं की जाती हैं। और ये क्रियाएं जो हैं, इनमें जो भी क्रियाएं की जा रही हैं, जैसे नियोजन यानी योजना बनाना, किस प्रकार से हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। फिर संगठन का मतलब होता है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो संस्था है उसको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपके संगठन के अंतर्गत होता है। इसके बाद नियुक्ति, अगर संगठन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जितने लोगों की आवश्यकता थी उससे हमको ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो नए लोग जो होंगे उनको हमको भर्ती करना होगा, तो वो नियुक्ति कहलाती है। इसके बाद जब सारी संस्था में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितने भी जो मनुष्य हैं या कर्मचारी हैं, उनको जब भर्ती कर लिया जाता है तो उनको कार्य करवाने के लिए आदेश निर्देश देने की आवश्यकता होती है, तो निर्देशन की प्रक्रिया कहलाती है ये। उसके बाद जब प्रत्येक व्यक्ति को आदेश निर्देश दे दिए जाते हैं कि किस व्यक्ति को कितने समय में क्या काम करना है, तो वो कार्य करने के बाद उसके ऊपर नियंत्रण किया जाता है। यानी नियंत्रण की प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति को जितना कार्य सौंपा गया था, क्या उसने उस व्यक्ति ने उतने समय में उतना कार्य किया या नहीं किया। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये प्रबंध के एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। तो हम इसे ही प्रबंध का अर्थ कहेंगे। यानी प्रबंध के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो प्रबंध कहलाती हैं, यानी मैनेजमेंट कहलाती हैं। अब हम ये देखें, कुछ फेमस राइटर्स होते हैं। 12th के जो विद्यार्थी अभी परीक्षा देने जाने वाले हैं, उनको भी मैं समझाना चाहूंगी कि ये कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो बहुत फेमस राइटर्स होते हैं, उनकी परिभाषाएं ज्यादातर क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती हैं। तो मैं आपको केवल 2 परिभाषाएं बता रही हूँ। आप इन परिभाषाएं इजी भी हैं और आप इन परिभाषाओं को आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है प्रबंध के संदर्भ में, वो है मेरी पार्कर फोर्डेट ने परिभाषा दी है। क्या कहा है इन्होंने प्रबंध के संबंध में, कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। यानी प्रबंधक जो होता है वो मैनेजमेंट का कार्य करने के दौरान दूसरों से कार्य करवाता है। तो ये एक प्रबंधक की कला है कि वो दूसरों से कितना अच्छा कार्य करवा सकता है। इसके बाद आपके सेकंड है लॉरेंस एप्ले की। तो लॉरेंस एप्ले की जो परिभाषा है उसमें इन्होंने कहा है, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। यानी प्रबंधक को क्या करना है, दूसरे व्यक्तियों से प्रयास करवाना है, यानी जो कार्य करवाना है वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना है, और उनके प्रयास के माध्यम से जो परिणाम आएंगे वो परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध का एक मेन कार्य है।
तो ये दो परिभाषाएं थी जो आपको याद होनी चाहिए और ये ज्यादातर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे प्रबंध की विशेषताएं, यानी प्रबंध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। किसी भी चीज की विशेषताएं जो होती हैं वो ये बताती हैं कि उस विषय को हम पहचाने कैसे, यानी उसकी पहचान जो है वो उसकी विशेषताओं के माध्यम से होती है। तो सबसे पहले हम प्रबंध की जो विशेषता है उसको हम देखते हैं। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। अभी हमने देखा कि प्रबंधक जो होते हैं, प्रबंध का कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रबंधक कहलाते हैं। और ये प्रबंधक जो होते हैं ये स्वयं कार्य नहीं करते बल्कि दूसरों से कार्य करवाते हैं। जितने भी कार्य करने वाले लोग होते हैं उनसे बहुत तरीके से कार्य करवाने का काम करते हैं ये प्रबंधक। इसके बाद सेकंड जो है, प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। मैनेजमेंट का काम यानी प्रबंध का काम जो किया जा रहा है उसके पूर्व निर्धारित कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कोई ना कोई टारगेट है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक कंपनी जो होती है वो एक फाइनेंशियल ईयर में चलती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल से लागू होती है क्रियाएं और 31 मार्च को खत्म हो जाती है। यानी कंपनी को 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, ये उसका लक्ष्य होता है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही कंपनी में कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ इसने यही कहा कि प्रबंध के पूर्व निर्धारित कुछ उद्देश्य होते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि प्रबंध का कार्य क्यों किया जा रहा है, तो प्रबंध का कार्य किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, जो उद्देश्य पहले से ही निर्धारित कर लिया गया है। इसके बाद थर्ड जो इसकी विशेषता है वो है प्रबंध कार्य औपचारिक समूहों में संपन्न किया जाता है। अब प्रबंध का कार्य जो है औपचारिक समूह, आपको ये पता होना चाहिए कि औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह क्या होते हैं। यानी औपचारिक समूह का मतलब है कौन व्यक्ति अधिकारी है और कौन व्यक्ति उसका कर्मचारी है। अगर दो लोगों में ये संबंध पाया जाता है तो वो संबंध उनके औपचारिक संबंध कहलाते हैं। सीधे से बात अगर हम ये कहें तो ऑफिशियल संबंध, यानी ऑफिस में कौन आपका बॉस है और कौन आपके नीचे काम कर रहा है, ये जो संबंध है ये औपचारिक संबंध कहलाते हैं। तो अधिकारी और अधीनस्थ यानी अधिकारी के नीचे कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाया जाता है वो औपचारिक संबंध होता है। किंतु ये दोनों अधिकारी और अधीनस्थ यानी अधिकारी और उसके नीचे काम करने वाला व्यक्ति अगर अपनी संस्था के बाहर कभी मिलते हैं तो वो एक दोस्त की तरह मिल सकते हैं, एक दोस्त की तरह बातें कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह घूम सकते हैं। तब उनमें कोई अधिकारी अधीनस्थ वाला संबंध नहीं होता। तो ये जो संबंध होता है ये अनौपचारिक संबंध कहलाता है। औपचारिक संबंध में अधिकारी आदेश देगा और अधिकारी के अधीनस्थ को उस आदेश का पालन करना होगा, ये कंपलसरी है। लेकिन अनौपचारिक में जब वो संस्था से बाहर है तो ना वो अधिकारी है और ना ही वो अधीनस्थ है। तो अगर अधिकारी उसको आदेश के रूप में कोई बात करेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो उस आदेश को पालना करे। तो इसीलिए यहाँ पर ही कह रहा है कि जो प्रबंध का कार्य है वो प्रबंध का कार्य औपचारिक समूहों में ही संपन्न किया जाता है। मतलब कहने का ये है कि प्रबंधक जो होते हैं उनमें प्रबंधक और प्रबंधक के नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों का संबंध होता है, इसलिए उस संबंध को औपचारिक संबंध कहते हैं। और इस औपचारिक संबंध के समूह में ही इस कार्य को पूरा कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अधिकारी आदेश देगा और जो कर्मचारी है वो उसके आदेश का पालन करेगा। तो ये औपचारिक समूह में संपन्न किया जाना ही आसान होता है। इसके बाद हम ये देखें नेक्स्ट, प्रबंध कार्य जो है समाज के श्रेष्ठ और विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। अब मैनेजमेंट का काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है जो प्रबंध के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने प्रबंध में मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है और मैनेजमेंट करना सीखा है, या जिन्होंने मैनेजमेंट से संबंधित जो है शोध और अनुसंधान किए हैं। तो प्रबंध का कार्य जो है वो समाज के श्रेष्ठ और विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति जो हैं, जो प्रबंध से संबंधित जानकार हैं या विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा ही ये प्रबंध का कार्य किया जाता है। इसके बाद है यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब इसको चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों कहा गया है? क्योंकि संस्था में जो संसाधन है वो बिखरे पड़े हैं। अब संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे हम ये कहें मानवीय संसाधन है, यानी काम कौन करेगा? श्रमिक करेगा।
प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हम ये कहें अगर कच्चा माल होगा तो काम होगा, मशीन होगी तो काम होगा, उसको काम करने की विधि होगी तो काम होगा। तो एक श्रमिक कब काम करेगा, यानी एक मानवीय संसाधन कब काम करेगा, जब उसके पास कच्चा माल होगा, एक मशीन होगी, एक कार्य करने का तरीका होगा, तब वो किसी कार्य को करके और उस लक्ष्य को पूरा कर सकता है। तो यहाँ इसने यही कहा है कि यह एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी किसी भी प्रबंधक के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से एक तरीके से कार्य करवाना जो होता है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम उस कार्य को करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमको सामने वाले व्यक्ति से उस कार्य को बहुत अच्छा करवाना है, तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके बाद हम ये देखें कि प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। सृजनात्मक कार्य इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रबंध का कार्य जो है उसमें किसी भी चीज का जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें नए नए चेंजेस किए जा रहे हैं, नित्य नई टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहे हैं, नित्य नई वस्तुओं की चीजों में चेंज हो रहे हैं, क्वालिटी में चेंज हो रहे हैं। तो ये नए नए जो चेंजेस किए जा रहे हैं, ये चेंजेस जो हैं वो सृजनात्मक कार्य कहलाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करवाने के लिए जो नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए जो चीजों को बनाने के उनके दिमाग में नए नए तरीके आ रहे हैं, वो तरीके जो हैं वो सृजनात्मक कार्य कहलाते हैं। तो प्रबंध का कार्य क्या है, एक सृजनात्मक कार्य है। उसके बाद हम ये देखेंगे प्रबंध के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं, यानी जिस तरीके से प्रबंध का कार्य किया जा रहा है, प्रबंध के कार्य को करने के कुछ प्रॉपर सिद्धांतों का पालन करके उन कार्यों को करवाया जाता है, क्योंकि जब किसी कार्य को सिद्धांतों के माध्यम से करवाया जाता है तो उसके परिणाम जो है वो अच्छे मिलते हैं। इसलिए प्रबंध के कार्य के लिए भी कुछ सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनके आधार पर प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें प्रबंध के में नेतृत्व क्षमता। अब हम ये कहें कि एक प्रबंधक स्वयं काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो दूसरों से कार्य करवा रहा है, यानी अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से कार्य करवा रहा है। तो कर्मचारियों से कार्य करवाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें उन कर्मचारियों से कार्य करवाने की क्षमता होनी चाहिए, यानी एक प्रबंधक में नेता वाले गुण होने चाहिए। जैसे कि नेता जब कोई कार्य कहता है तो उसके अनुयायी उस कार्य को तुरंत करते हैं या अनुयायी उसको फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो इसी तरह से जो एक प्रबंधक है उसमें नेतृत्व का गुण होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें नेतृत्व का गुण नहीं है तो वो अपने नीचे कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनसे सही प्रकार से कार्य नहीं करवा पाएगा। इसके बाद हम ये कहते हैं नेक्स्ट, प्रबंधक जो भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है, यानी प्रबंध के कार्यों में निर्णय एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि प्रबंधक को क्या करना है और क्या नहीं करना इसका समय समय पर निर्णय लेना पड़ता है। किसी भी कार्य को करने के साथ बहुत सारे उसमें ऑप्शन आते हैं कि हमको ये कार्य करना, कौन सा कार्य करना चाहिए, उस कार्य को करने के अलग अलग रास्ते आते हैं। उन रास्तों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ रास्ता है जिसका चुनाव करना चाहिए। तो एक प्रबंधक को समय समय पर कार्य को करने या न करने से संबंधित डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए इसने इसमें कहा है कि प्रबंधक जो भी करता है वो निर्णय द्वारा ही करता है, यानी प्रबंधक का जो कार्य है उस समय समय पर निर्णय लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है अधिकार और दायित्वों की श्रृंखला का निर्माण। अब इसमें ये कह रहा है अधिकारी और उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी, जब तक अधिकारी किसी भी कर्मचारी को काम देता है और उससे संबंधित अधिकार भी सौंप देता है कार्य करने के, तो इस तरीके से अधिकारी और उसका अधीनस्थ, फिर अधिकारी उसका अधीनस्थ, इस प्रकार से अधिकारों की एक श्रृंखला बन जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य से संबंधित अधिकार भी उसको सौंपे जाते हैं। तो ये कहलाता है अधिकार और दायित्वों की श्रृंखला का निर्माण, यानी स्टेप बाय स्टेप अधिकार सौंपे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही कार्य सौंपे जाते हैं। तो ये जो कार्य है ये आपके एक श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे के प्रति कार्य कर रहा है और दूसरे के प्रति जो है उत्तरदायी है उस कार्य के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध कार्य संस्था के अंदर और बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कंपनी के अंदर का वातावरण क्या है और कंपनी के बाहर का वातावरण क्या है। यानी कंपनी के अंदर का वातावरण है, कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, अधिकारी कार्य कर रहे हैं, मालिक अंदर हैं, अंदर जो भी कार्य हो रहा है उससे संस्था का अंदर का वातावरण कहेंगे। अधिकारियों के और कर्मचारियों के आपस में संबंध कैसे हैं, मालिकों के और कर्मचारियों के संबंध कैसे हैं, ये जो वातावरण होता है ये कंपनी के अंदर का वातावरण होता है। फिर होता है कंपनी के बाहर का वातावरण, यानी कि कंपनी के बाहर सरकार और संस्था, कंपनी के क्या संबंध है,
ग्राहक और कंपनी के क्या संबंध है, आपूर्तिकर्ता जो कंपनी को कच्चा माल सप्लाई करते हैं उनके और कंपनी के क्या संबंध है, समाज से कंपनी का क्या रिलेशन है, ये जो संबंध होते हैं ये कंपनी के बाहर के वातावरण से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रबंध का कार्य जो होता है यानी मैनेजमेंट कार्य जो है वो संस्था के अंदर और बाहर दोनों के वातावरण से प्रभावित होता भी है और उसको प्रभावित करता भी है। यानी कंपनी का जो कार्य, प्रबंधक का जो कार्य है वो कंपनी के अंदर के वातावरण से प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है, ऐसे ही बाहर के वातावरण से प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है। तो इसलिए प्रबंध का कार्य जो है संस्था के आंतरिक और बाह्य वातावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता भी है। इसके बाद है नेक्स्ट कि प्रबंध कार्य संस्था के अंदर व बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर सामंजस्य यानी कंपनी के अंदर बहुत सारा कच्चा माल है, अच्छी जो है मशीनें टेक्नोलॉजी की लगी हुई हैं, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो श्रेष्ठ कर्मचारी हैं, श्रेष्ठ कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और संस्था के अंदर सारी चीजें जो है अवेलेबल हैं और जो कार्य करने वाला मानवीय संसाधन का मतलब है श्रमिक और भौतिक संसाधन का मतलब है मशीन, कच्चा माल, आपके विधि, पूंजी, ये सारी चीजें जो हैं वो भौतिक संसाधन है। तो प्रबंधक क्या कर रहा है, मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय की बिठाने का कार्य कर रहा है। यानी जो भी चीजें अवेलेबल हैं उनके माध्यम से जो श्रमिक है वो बढ़िया से बढ़िया उत्पादन करके दे। तो मानवीय और भौतिक दोनों संसाधनों में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बिठाने की ये प्रक्रिया जो है उसको हम प्रबंध कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि प्रबंधक प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान रखता है। अब क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज जो भी प्रबंधक कर रहा है वो प्रबंधक कंपनी के लिए किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस उद्देश्य को पूरा करके उत्पादन करने के लिए बढ़िया से बढ़िया उत्पादन करने के लिए कार्य करवा रहा है। तो प्रबंधक क्या कर रहा है, प्रभावी उत्पादकता यानी जो भी उत्पादन हो वो प्रभावी तरीके से हो, बढ़िया तरीके से हो और काम जो है वो जितना निश्चित किया गया है वो कंप्लीट काम पूरा हो। तो ये एक प्रबंधक क्या करता है, प्रभावी उत्पादकता पर भी ध्यान रखता है कि जितना हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, टारगेट डिसाइड किया है, उतना टारगेट हमको अचीव होना ही चाहिए यानी मिलना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब होता है हर क्षेत्र में काम आने वाली क्रिया। अब आज अगर हम ये देखें तो आज छोटी सी छोटी चीजों में भी मैनेजमेंट का काम है यानी प्रबंध का काम है। अगर हम छोटा सा एक उदाहरण लें कि हम अपने घर में कोई छोटी सी पार्टी भी, बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उस बर्थडे पार्टी के लिए भी हमको प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे घर में मेहमान कितने आएंगे, हम किन किन को इन्विटेशन देंगे, फिर उनको जिनको इन्विटेशन दिया है उनके आधार पर हम घर में अरेंजमेंट कैसे करेंगे, पार्टी हमको घर में करनी है या किसी रेस्टोरेंट में करनी है या किसी अन्य जगह पर करनी है, ये सारी चीजें, फिर हमारी खाने की व्यवस्था क्या होगी, मेन्यू क्या होगा, किस तरीके से हम उनको गिफ्ट सिस्टम रखेंगे, ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि प्रबंध का कार्य चाहे किसी कंपनी में किया जाए, चाहे किसी राजनीतिक क्षेत्र में किया जाए, चाहे किसी सामाजिक क्षेत्र में किया जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में किया जाए, प्रबंध का कार्य जो है वो सार्वभौमिक है, सब जगह एक समान कार्य किया जाता है। तो इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक कहा गया है। अब आज अगर हम इसी का उदाहरण देख रहे हैं तो कोविड का उदाहरण हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि अगर भारत जैसे विशाल देश में जहां पर 130 करोड़ आबादी वाले लोग रहते हैं, उस देश में एक व्यवस्थित तरीके से बीमारी की रोकथाम करना, व्यवस्थित तरीके से एक टीके की व्यवस्था करना, व्यवस्थित तरीके से मरीजों का इलाज करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट सही किया जाएगा तो नेचुरल है, मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण हमारा जो कार्य है वो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर हमको मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट सभी जगह पर समान किया जाता है, चाहे वो प्रबंध का कंपनी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज मैनेजमेंट के द्वारा ही कार्य पूरे किए जाते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अब अदृश्य शक्ति कैसे है,
दिखाई नहीं देती, मतलब अदृश्य का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते किसी चीज को। तो प्रबंध जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसको छुआ नहीं जा सकता। कैसे कि अगर हमने, जैसे हम कहें कि हमने बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, हमने बर्थडे पार्टी का प्रबंध किया, अब बर्थडे पार्टी को हम जो मैनेजमेंट किया उसका रिजल्ट कैसे पता लगाएं कि हमारा मैनेजमेंट था जो वो बढ़िया था या खराब था। तो रिजल्ट जो है वो ये बताएगा कि अगर आपकी पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी हो जाती है, संपन्न हो जाती है और पार्टी बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है, तो इसका मतलब है कि आपने जो मैनेजमेंट किया वो मैनेजमेंट अच्छा था, यानी पार्टी सक्सेस हो गई। लेकिन अगर पार्टी फेल हो जाती है, खाने की कमी पड़ जाती है, मेहमान टाइम पर नहीं आते, केक कम पड़ जाता है या अन्य कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो प्रबंध जो है वो एक अदृश्य शक्ति इसलिए है कि प्रबंध का कार्य दिखाई नहीं देता, लेकिन जब प्रबंध पूरा हो जाता है और प्रबंध का परिणाम आता है, तो परिणाम अगर अच्छा आया तो हम ये कहेंगे कि प्रबंध अच्छा था, और अगर प्रबंध का परिणाम खराब आया या बुरा आया तो हम ये कहेंगे कि प्रबंध अच्छा नहीं था। तो प्रबंध का परिणाम ये बताता है कि प्रबंध अच्छा था या बुरा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जो ना तो दिखाई देती है और ना ही उसको हम छू करके ये बता सकते हैं कि हम कार्य को बढ़िया तरीके से कर रहे हैं या हम कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी एक अदृश्य शक्ति है। अब यहाँ हमने प्रबंध की अर्थ देख लिया कि प्रबंध किसे कहेंगे और प्रबंध की परिभाषाएं। 12th क्लास जो अभी 12th क्लास का एग्जाम देने जा रही है, उन बच्चों से जो कमजोर बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर प्रबंध की जो विशेषताएं हैं, अगर आप पूरी तरह से बड़ी विशेषताओं के रूप में उनको याद नहीं कर सकते, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट करके पॉइंट्स लिखे हैं उनको आप शॉर्ट पॉइंट के रूप में उतार लें और इस तरीके से विशेषताएं लिख दें, तो आपको आपके बोर्ड के नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और ये छोटे छोटे, क्योंकि मैंने पॉइंट्स को शॉर्ट कर दिया है, इसलिए इन पॉइंट्स को आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। अब मैं इस लेसन से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ले रही हूँ जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चे जो हैं उनको ये क्वेश्चन करने चाहिए, और जो अभी 12th में आए हैं उनको भी ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में अलग से उतार लेने चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये बोर्ड के एग्जाम के रूप में आपको हेल्प करेंगे। तो इसलिए पुराने बच्चे भी और अब जो नए बच्चे 12th में आने वाले हैं वो भी इन क्वेश्चंस को अपनी एक पतली अलग से कॉपी बना लें और उस कॉपी में ये छोटे छोटे क्वेश्चन अलग से लेसन नंबर 1 डाल करके करना शुरू कर दें। और जो अभी वाले बोर्ड के बच्चे हैं जो अभी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को उतार लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने एक नया जो न्यू राजस्थान का सॉल्व पेपर आया हुआ है उसमें से क्वेश्चन करा रही हूँ। जो आपके पहले जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से थोड़े से भी अगर कोई अलग हटके हैं या उनमें थोड़े से सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो जो एबीसीडी वाला आपका नया पोर्शन आने वाला है जिसमें बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 4 में से एक ऑप्शन छांटना पड़ेगा या रिक्त स्थान भरना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रबंध है, तो प्रबंध है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से हमको आंसर देना है केवल एक प्रक्रिया। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया में और क्रिया में क्या अंतर है? क्रिया एक बार शुरू होती है खत्म हो जाती है, लेकिन प्रक्रिया अगर एक बार शुरू हो जाती है तो तब तक चलती रहती है जब तक संस्था चलती रहेगी। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध कब तक चलेगा? जब तक संस्था चलेगी, जब तक कंपनी चलेगी, जब तक प्रबंध चलेगा। इसलिए प्रबंध को क्या कहा गया है? एक प्रक्रिया कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी भी कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी किसी भी कार्य को अगर हम अच्छे से अच्छे तरीके से करें तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये कला के रूप में कार्य किया गया है, यानी किसी भी कलाकार द्वारा किसी भी कार्य को बढ़िया से बढ़िया तरीके से किया जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को सर्वश्रेष्ठ ढंग से करने की क्रिया क्या कहलाती है? कला कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रबंध में पेशे की विशेषता नहीं है, यानी हमने प्रबंध पेशे के रूप में पढ़ा हुआ है, पुराने विद्यार्थियों ने प्रबंध पेशे के रूप में पढ़ा हुआ है, तो ये पेशेवर क्रिया नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें आपके आर्थिक लाभ की अधिकता यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना प्रबंध की पेशे की विशेषता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रबंध एक कला है के संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है? यानी प्रबंध एक कला है, इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा है? पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध व्यवहार है ना कि विज्ञान।
यानी प्रबंध में कला कैसे विद्यमान है कि प्रबंध का जो व्यवहार है, प्रबंधक जो व्यवहार कर रहा है वो उसकी कला पर आधारित है, ना कि विज्ञान पर। ये आपके डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंध की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने के लिए करने वाले विशेषज्ञ कौन कौन से हैं। यानी प्रबंध को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करते हैं, यानी प्रबंध सार्वभौमिक है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया जाता है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। तो प्रबंध को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार करने वाले जो भी राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो इन्होंने यहाँ पर 3 नाम दिए हैं। एक तो F.W. टेलर हैं, एक आपके फार्मर हैं और तीसरे जो हैं वो जॉर्ज आर टेरी हैं। ये 3 राइटर ऐसे हैं जिन्होंने प्रबंध को सार्वभौमिक रूप में स्वीकार किया है कि प्रबंध की क्रियाएं जो हैं सभी क्षेत्रों में समान रूप से की जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रबंध। अब यहाँ पर आपके खाली स्थान वाला क्वेश्चन आ गया है, जो आपके रिक्त स्थान के भी 3 क्वेश्चन आएंगे। वो खाली स्थान का क्वेश्चन है प्रबंध एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? या तो सतत प्रक्रिया कह सकते हैं या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कह सकते हैं। तो प्रबंध एक सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधनों की संतुष्टि करने को प्रबंध का उद्देश्य कहते हैं। यानी मानवीय संसाधनों की संतुष्टि करने को प्रबंध का कौन सा उद्देश्य कहते हैं? मानवीय संसाधन संतुष्ट रहे, यानी कर्मचारी संतुष्ट रहे, तो हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत उद्देश्य कहेंगे उसको। हमने 4 उद्देश्य पढ़े हैं, प्राथमिक उद्देश्य, द्वितीयक उद्देश्य और आपके सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। तो मानवीय संसाधन को संतुष्ट करने वाला जो उद्देश्य है वो व्यक्तिगत उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद रसोई, बेडरूम और स्नान घर के प्रबंध को, यानी रसोई में या बाथरूम के हम अगर मैनेजमेंट करते हैं तो उसको हम गृह प्रबंध के नाम से जानते हैं, यानी उसको हम गृह प्रबंध कहेंगे। इस तरीके से हमने आज ये देखा कि प्रबंध का मीनिंग क्या है, यानी हम प्रबंध को किस अर्थ में देखते हैं, प्रबंध की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे राइटर हैं, फेमस राइटर जिन्होंने प्रबंध के बारे में जो है परिभाषा दी है। फिर हमने प्रबंध की विशेषताएं देखी कि प्रबंध में 15 विशेषताएं ऐसी थी जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये प्रबंध है। तो ये विशेषताएं पुराने विद्यार्थी जो 12th की परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये 1 से लेकर के 15 पॉइंट और ये क्वेश्चन जो है वो अपनी बीएसटी की कॉपी में जरूर उतारें, ताकि ये आपको छोटे रूप में जो दिया हुआ है उसके आधार पर आपको हेल्प मिले कि आप छोटे रूप में उस चीज को याद कर सकें। अब आज मैंने ये इतना टॉपिक आपके कवर किया है, अगले वीडियो में मैं विशेषताओं से आगे वाला टॉपिक आपको कवर करवाऊंगी। और जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो भी इस कार्य को अपनी फेयर कॉपी में करें, ताकि आगे जब भी स्कूल खुलें तो हमको ये नोट्स जो हैं हमारी कॉपी में करे हुए मिले। इसलिए आपकी जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो आपकी जो बीएसटी की कॉपी 11th क्लास की थी उसी को आप आगे कॉपी खाली है उसको आप 12th क्लास के लिए प्रयोग कर लें और लेसन नंबर 1 डाल के ये चैप्टर का काम करना स्टार्ट कर दें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी।